ओके, तो स्टार्ट करते हैं सौजन्या, है ना। तो हमने कल जो है लेक्चर पढ़ा था अपना इलेक्ट्रो कंडक्टर पढ़ रहे थे हम। कंडक्टर में हमने मेटल प्लेट और स्पेरिकल शेल के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। तो स्पेरिकल शेल में मैं आपको स्पेरिकल शेल में मैं आपको कुछ एक आध क्वेश्चन और कराता हूं, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज ऑफ द स्पेरिकल शेल। जैसे मान लिया हमारे पास ये दो कॉन्सेंट्रिक शेल है स्पेरिकल शेल, और यहां पे मान लिया मैंने Q चार्ज दे दिया, यहां पे Q दे दिया कैपिटल Q, और यहां पर 2Q दे दिया। तो अब हमारे पास कितनी शेल है? एक, दो शेल है। दो शेल की चार सरफेसेस होंगी, है ना। एक तो इनर सरफेस S1, है ना, एक S2, S3, S4। तो हमें शेल 1 और शेल 2 की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सरफेसेस पर चार्ज फाइंड करना है ना। तो मैं लिख देता हूं यहां पर फाइंड द चार्जेस ऑन ईच surfaces of two shells। कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था शेल है, ये भी शेल है। तो आप क्या करोगे, ये Q चार्ज तो एज इट इज है, आप इस शेल को थोड़ा बड़ा बना लेना, थिक बना लेना, क्योंकि शेल की दो फेस होंगी। एक तो ये इनर फेस होगी S1 और एक ये होगी S2। ये तो हो गई शेल 1, दिस इज शेल 1, और इसके कॉन्सेंट्रिक एक दूसरी शेल है ना। और इसकी सरफेस मान लेता हूं मैं कितनी, ये वाली सरफेस होगी S3 और ये वाली सरफेस होगी S4। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, इंडक्शन से ये जो S1 है यहां पर प्लस Q चार्ज है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। कंडक्टर के अंदर वो तभी जीरो होगी, जैसे मैंने गॉसेस लॉ में आपको एक्सप्लेन भी किया था कि यहां पर इक्वल और अपोजिट माइनस Q चार्ज आ जाएगा। यहां पर कितना चार्ज आ जाएगा भाई? S1 पर चार्ज अपीयर हो जाएगा माइनस Q। क्लियर है क्या बात? माइनस Q होगा चार्ज, तभी तो इस गोशन सरफेस, जैसे मान लिया ये हमारी गोशन सरफेस बनेगी ना, तो इस पॉइंट से निकलने वाली ये जो गोशन सरफेस होगी ये वाली, इस पर माइनस Q और ये प्लस Q, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होगी। तो यहां पर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट आउटवर्ड फ्लक्स लिंक विद दिस गोशन सरफेस जीरो कब होगी? जब इसके अंदर टोटल चार्ज जीरो होगा। तो Q और माइनस Q, तो यहां पर तो माइनस Q आ जाता है, बात समझ में आई? तो S1 पर अंदर की ओर चार्ज आ जाएगा माइनस Q, और दूसरी बात इसे चार्ज दिया था मैंने प्लस Q, टोटल चार्ज दिया था Q। ये वाली शेल, ये शेल आइसोलेटेड है, टोटल चार्ज तो इस पे कैपिटल Q ही रहेगा। तो यदि यह माइनस Q इंडक्शन से आ गया तो इस वाली सरफेस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आएगा भाई? ये आएगा प्लस कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। तो S2 पे जो चार्ज आएगा कैपिटल Q प्लस Q आएगा, क्योंकि इन दोनों चार्ज को जोड़ करके Q प्लस Q माइनस Q को जोड़ करके कैपिटल Q चार्ज ही बचेगा। क्लियर है क्या बात? तो S2 पे तो इतना आ जाएगा। अब ये हो गया S2 की बात। अब हम बात करेंगे शेल नंबर 2 की इनर सरफेस। इनर सरफेस कौन सी है? S3, जैसे ये वाली S3। तो इस वाली सरफेस के लिए यहां पर जितना चार्ज है, इस वाली सरफेस पे कितना चार्ज है? प्लस Q प्लस स्मॉल q। क्लियर है क्या बात? तो इंडक्शन से हमेशा यहां पे अपोजिट और इक्वल चार्ज आएगा, नेगेटिव। कितना आएगा भाई यहां पे? ये आएगा माइनस Q प्लस स्मॉल q। तो S3 पर जो चार्ज आएगा इक्वल और अपोजिट इंडक्शन से आ जाता है। क्यों आता है ऐसा? ऐसा इस वजह से आता है क्योंकि यहां पर
हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने के लिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। तो यहां पे तो Q था, ये माइनस Q था, ये प्लस Q प्लस स्मॉल q, तो ये माइनस होना ही पड़ेगा। क्लियर है क्या बात? अब बोर्ड पे देखो, अब बात करते हैं हम S4 की। ध्यान से देखो, टोटल चार्ज इस पे कितना था 2Q, और टोटल चार्ज इस पे 2Q ही रहना चाहिए, ये तो शेल नंबर 2 है। तो इस पर जो चार्ज होगा वो 2Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q हो जाएगा। यानी कि आउटर वाली शेल पर जो चार्ज आएगा, आउटर वाली शेल पर वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और टोटल चार्ज कितना आएगा भाई 3Q प्लस स्मॉल q। तो S4 पर जो चार्ज आएगा वो 3Q प्लस Q आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि इस तरीके से यदि आपने चार्ज दे रखा है, बीच में भी चार्ज है, इस शेल पे भी, इस शेल पे चार्ज है, तो आउटर वाली सरफेस पर टोटल चार्ज जो है, जैसे ये कितना है Q, इसे कितना गया कैपिटल Q, इसे कितना दिया 2Q, तो इन तीनों को जोड़ लो Q प्लस कैपिटल Q। तो आउटर वाली शेल पे, आउटर वाली सरफेस पे डेफिनेटली इतना चार्ज आएगा। और आपको ध्यान रखना है कि अगर जो ये है, ये इस पे प्लस है तो इस पे माइनस Q ही आएगा, ऐसे ध्यान रखना है। और आउटर वाली शेल पे टोटल चार्ज जो इस सिस्टम को दिया है वो आउटर वाली सरफेस पे आ जाता है। मैं आपको एक दो सवाल और करा देता हूं इसका इस तरीके से, तो आप ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लिया हमारे पास ये शेल है, एक ये शेल है और एक ये शेल है, तीन कॉन्सेंट्रिक शेल है। साथ में हमने यहां 2 माइक्रोकूलम यहां चार्ज रखा, इसे दिया -1 माइक्रोकूलम, इसे दिया मैंने +2 माइक्रोकूलम, और इसे दिया मैंने +3 माइक्रोकूलम। तो कितनी सरफेसेस होंगी इसकी? इसकी सरफेस होगी 1 2 3 4 5 6 इसकी फेसेस होंगी। आपको 6 फेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो निकाल देंगे हम। कैसे करेंगे? मैं इसे थोड़ा थिक बना देता हूं। यहां पे बोर्ड पे देखो, जैसे 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो ये जो फर्स्ट शेल है इसे मैं फर्स्ट लिख लेता हूं। तो फर्स्ट शेल को थोड़ा सा अपन थिक बना देंगे, है ना, क्योंकि इसकी ये सरफेस कौन सी होगी S1, और ये कौन सी होगी S2। तो बोर्ड पे देखो, अगर जो यहां 2 माइक्रोकूलम चार्ज है तो सौजन्या यहां पर डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज आएगा, और कितना चार्ज आएगा भाई -2 माइक्रोकूलम। तो यदि मैं इसे S1 S2 इसे S3 इसे S4 S5 और S6 यदि इस तरीके से लिखता हूं, तो S1 पर, हां भाई यह है S1 पर जो चार्ज आएगा वो इक्वल और अपोजिट -2 माइक्रोकूलम आएगा। बिल्कुल सही बात है। अब इस वाली टोटल शेल पे, इस वाली शेल पे टोटल चार्ज था -1 माइक्रोकूलम, और -1 माइक्रोकूलम में इसके अंदर वाली शेल, अंदर वाली स्पेस पे आ गया -2 माइक्रोकूलम। तो ये जो S2 फेस है, ये वाली S2, तो S2 पे कितना आएगा बताओ? यहां पे तो -2 है, टोटल था -1, टोटल था -1, और यहां पे मान लेता हूं, चलो मान लिया x है, तो x प्लस अंदर पे कितना आया -2Q, तो x आ जाएगा 1 माइक्रोकूलम। बिल्कुल सही बात है। तो ये प्लस चार्ज आएगा यहां पे, इसके आउटर में प्लस चार्ज आएगा, और कितना आएगा भाई यहां पे आएगा +1 माइक्रोकूलम। समझ में आ रही है बात? नहीं, क्योंकि +1 और -2 माइक्रोकूलम मिलकर के ही -1 माइक्रोकूलम चार्ज बनाएंगे, ऐसा करता है। तो S2 पे कितना आएगा भाई 1 माइक्रोकूलम, वो भी प्लस का। क्लियर है क्या बात? अच्छा, थोड़ा नीचे लिख देता हूं S1 S2, S1 पर है -2 माइक्रोकूलम, S2 पर है
+1 माइक्रोकूलम। दूसरी बात, अब हम बनाते हैं शेल सेकंड। शेल सेकंड का भी मैं थोड़ा सा थिक डायग्राम बना देता हूं ऐसे करके। अब यहां पे +1 आया है, तो इंडक्शन से यहां पर नेगेटिव +1 माइक्रोकूलम ही चार्ज आएगा। तो S3 पे कितना आएगा भाई? -1 माइक्रोकूलम। इंडक्शन की हेल्प से बिना आंख बंद करे सोचे समझे लिख देंगे। यदि यहां +1 है, +1 माइक्रोकूलम है, तो इक्वल आ जाता है। आ रही है बात समझ में? अब इस वाली सेकंड पर, सेकंड शेल पे टोटल चार्ज कितना है? +2 माइक्रोकूलम। तो यदि उसमें से -1 माइक्रोकूलम यहां है, तो यहां पर +3 माइक्रोकूलम चार्ज होगा। जभी तो इन दोनों को ऐड करने के बाद +2 माइक्रोकूलम बचेगा, तो यहां पर आएगा +2 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा। क्लियर है? +3 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा। अब बचती है शेल नंबर 3। शेल नंबर 3 को मैं इस तरीके से बना लेता हूं, है ना भाई? शेल, दिस इज द शेल नंबर 3। इसकी भी दो सरफेस होंगी। अच्छा, यहां S4 लिख देता हूं। S4 पे आएगा +3 माइक्रोकूलम। हां भाई, इस पर यानी ये वाली शेल, ये वाली सरफेस, ये S5, ये वाली जो S5 है, इस पर चार्ज कितना आएगा? S5 पर ये +3 माइक्रोकूलम है, यहां पर इक्वल और अपोजिट चार्ज आ जाएगा। कितना आएगा इक्वल एंड अपोजिट? -3 माइक्रोकूलम आएगा। क्लियर है बात? अच्छा, टोटल चार्ज था 3 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम यहां पर आ गया, -3 माइक्रोकूलम, और टोटल कितना इस पे? +3 माइक्रोकूलम। तो +3 माइक्रोकूलम कब रहेगा? जब यहां पर प्लस चार्ज आएगा। प्लस कितना प्लस आएगा? प्लस आउटर सरफेस पे आ जाएगा 6 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। तो S6 पे कितना लिख दूं भाई? +6 माइक्रोकूलम। तो देखो, मैंने आपसे कहा था कि ये टोटल चार्ज जितना होगा वो आउटर सरफेस पे आ जाता है। आउटर सरफेस पे देखो कितना था? 2 -1 +2 +3, कितना हो गया ये? 7 - 1 6 माइक्रोकूलम। तो आउटर वाली शेल पे +6 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाता है। क्लियर हुई के बात समझ में आई नहीं? सौजन्या, है ना? हाँ, तो इस तरीके से है। अब देखो, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप इसे ऐसे ही करेंगे। जब शीट में देंगे तो मैंने सारे क्वेश्चन लगभग करा दिए, और क्वेश्चन तो नए बन सकते हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक नया टॉपिक इसमें स्टार्ट कर देता हूं, और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, क्लियर है क्या बात? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? बोर्ड पे देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, जैसे मान लिया ये कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर, क्लियर है क्या बात? और जब आप कंडक्टर को चार्ज दोगे तो इस तरीके से चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाता है। क्लियर है बात? अच्छा, हां भाई, अगर जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसके जस्ट आउटसाइड यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। क्लियर है क्या बात? चलो इधर नहीं, सीधा सीधा बनाते हैं। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां पर इसके जस्ट आउटसाइड, तो इसके जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। सही है ना? अच्छा, बोर्ड पे देखो, जैसे मान लीजिए ये स्फेरिकल शेल है, आप इसे ऐसे समझने की कोशिश करो। तो यदि मैं इस स्फेरिकल शेल का ये छोटा सा पार्ट कंसीडर करूं, और इसमें चार्ज कितना है भी छोटे से पार्ट में? इस छोटे से पार्ट में चार्ज है ++Q। क्लियर है क्या बात? तो यदि मैं इन सारे चार्ज को कंसीडर करूं और इस पे फोर्स निकालूं, तो इस पे कुछ फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? इस सभी चार्ज की वजह से, इस सभी चार्ज पे मान लिया dq है, तो इस पे फोर्स लगेगा। और
इसका जो एरिया है मान लिया डीए है, तो इसका मतलब अगर जो मैं इस डीए सरफेस को यदि इसमें से काट के निकाल दूं तो इस डीक्यू चार्ज पर इस बाकी बचे कुचे चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से भाग जाएगा आगे की ओर। तो इसका मतलब इस पे प्रेशर लगेगा और प्रेशर जो होगा, प्रेशर वो कितना होगा भाई, फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब यह है कि देखो जैसे ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में आउटवर्ड, जैसे ये कंडक्टर है इसमें इधर प्रेशर लगता रहता है, प्रेशर रिपल्शन के कारण। किसके कारण? रिपल्शन के कारण ये एक दूसरे को धकेलते रहते हैं दूर की ओर। तो उस फोर्स की वजह से, जैसे ये भी कंडक्टर है इसमें भी फोर्स लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, इधर इधर, सब ये दूर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि रिपल्शन है। प्लस प्लस में इस सब चार्ज की वजह से इस चार्ज पर रिपल्शन है, तो उस फोर्स की वजह से प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है, वही हमें प्रेशर निकालना है। आ गई क्या बात समझ में? कॉपी करो अभी इसे, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं कैसे प्रेशर निकालूंगा। बोर्ड पे देखो, मैं यहां पे ये डीए एरिया मान लेता हूं, ऐसे इस एरिया को मान लेता हूं मैं। कितना एरिया है? डीए। जैसे ये मान लिया ना, इधर ये तो एग्जाम्पल था, मान लिया ये डीए मान लिया, और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी? सिग्मा। तो इसमें जो चार्ज होगा वो डीक्यू होगा। नहीं आई बात समझ में भाई? तो जो डीक्यू चार्ज होगा उसकी वैल्यू सिग्मा इंटू डीए होगा। तो यदि मेरे को, मैं दोबारा से बनाऊंगा, देखो ऐसे करके आप ऐसे बना लेना, है ना। यदि मेरे को इस पे प्रेशर निकालना है, इतने पोर्शन पे, इतने छोटे से एलिमेंटल पोर्शन पे मेरे को प्रेशर निकालना है, तो मेरे को फोर्स निकालना पड़ेगा, है ना। तो फोर्स निकाल लेंगे तो प्रेशर आ जाएगा। तो जो फोर्स होगा वो होगा F इज इक्वल टू Q इंटू ई, डी क्यू इंटू ई, ये फोर्स होगा। तो डी क्यू तो चार्ज हो गया इसका, और ई हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? अरे इस सारे चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कहां पर? इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है सौजन्या। तो देखो कैसे करेंगे हम, बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो, इधर देखो। यदि मैं इस एरिया के जस्ट लेफ्ट में, यानी कि इस पॉइंट के जस्ट इधर, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं आपसे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कंडक्टर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जो होगी 0 होगी। इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो कारणों की वजह से होगी। एक तो मैं ये डीक्यू चार्ज मान लेता हूं, ये वाला चार्ज, है ना भाई। तो इस डीक्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इधर की होगी, ये मान लिया E1। क्लियर है क्या बात? और ये जो बाकी बचा कुचा चार्ज है, इसकी वजह से, थोड़ा दूर लिख लेते हैं इसे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इधर की ओर होगी। बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगी। क्लियर है? अब यहां पे है इलेक्ट्रिक फील्ड 0। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? E1 ड्यू टू चार्ज dq. What is E2? E2 is the electric field due to remaining part. remaining कौन सा पार्ट? अरे ये वाला जो पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E2 है। बात समझ में आ रही है नहीं? ऐसे करके तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखेंगे, इधर लिख देता हूं, चलो हटो। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे कितना है? 0। इसका मतलब E1 और E2 बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है?
सेम है। क्लियर है क्या बात? यानी कि बोर्ड पे देखना इधर, ऐसे मैंने ऐसे चित्र बनाया ये, तो ये तो हमारा हो गया, ये तो हो गया रिमेनिंग पार्ट, है ना, रिमेनिंग पार्ट हो गया। समझने वाली बात है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिमेनिंग पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इस ड्यू की चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। लेकिन आप देखो, ये तो हो गया रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग, और ये हो गया डीक्यू। तो यदि आप इसकी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो, तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इस डीक्यू की वजह से होगी और वो अवे फ्रॉम द पॉइंट होगी, और इस प्लस रिमेनिंग पार्ट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी, E2 इधर ही होगी। लेकिन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, जो कि किस किस की वजह से होगी? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डीक्यू की वजह से, प्लस एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रिमेनिंग पार्ट की वजह से। सही है बात? लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके जस्ट इनसाइड जब हमने देखा था, जस्ट इनसाइड E1 और E2 दोनों को इक्वल होना चाहिए था, यानी कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और रिमेनिंग पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है। तो मैं E1 को भी क्या लिख लूंगा? E2 प्लस E2 लिख लूंगा, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसकी वजह से? ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी कॉपी करो, फिर आपको समझ में आएगा थोड़ा सा, है ना। बोर्ड पे देखो, तो मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए आपको कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कितनी आई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई। बात समझ में आ रही है नहीं? है ना। यानी कि यहां देखो, आप चित्र यहां बनाएंगे हम, बोर्ड पे देखो, यानी कि ये जो चार्ज है, ये डीक्यू चार्ज जो है, डीक्यू चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के? ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और ये चार्ज यहां पे रखा हुआ है, और ये रिमेनिंग पार्ट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें डीएफ नहीं लगेगा फिर? हां लगेगा। कितना? यदि इसका चार्ज डीक्यू है, तो जो फोर्स होगा F इजिकल टू क्यू इंटू ई से, F इजिकल टू क्यू इंटू ई से, तो डीएफ जो होगा डीक्यू इंटू ई होगा। तो बोर्ड पे देखो, तो जो डीएफ होगा इस छोटे से डीक्यू पर फोर्स, डीक्यू तो था सिग्मा इंटू डीए, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो आएगी इस रिमेनिंग पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया डीएफ। तो जो प्रेशर होगा, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, वो होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसकी वैल्यू होगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू बेटा P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसे ध्यान रखना है अपने को, इससे काफी क्वेश्चन होंगे, और साथ में मतलब क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं एक, ये IIT 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोर्ड पे देखो, इधर देखो, यदि मैं एक रेडियस आर को चार्ज Q दे दूं, कितना चार्ज दे दूं भाई? Q दे दूं, तो सिग्मा बता सकते हो इतना कितना होगा? हां, Q अपॉन 4πr² होगा। तो बोर्ड पे देखो, तो अब इधर देखो, तो इस पर रिपल्सिव प्रेशर लग रहा होगा शेल पे, यूं ऐसे, तो ये प्रेशर लग रहा है इस तरीके से। बात समझ में आई नहीं आई? अच्छा, अगर जो मैं इस शेल को यहां से बीच में से कट कर दूं,
बीच में से कट कर दूं, तो ये जो शेल है ये बीच में से कट कर दिया, आधा कर दिया, तो ये जो शेल है ऐसे करके और ये शेल है, तो इसका मतलब इस वाली शेल को यदि मैंने कट कर दिया तो इधर भाग जाएगी ये, अगर जो कट कर दिया तो रिपल्सिव प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये इधर भाग जाएगी, ये इधर भाग जाएगी। बात समझ में आ रखी है नहीं? ऐसे है। तो बोर्ड पे देखो हमें क्या करना है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, क्वेश्चन तो किताब में लिखा हुआ है, इसे मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, सिग्मा है मान लिया, और इसे मैंने बीच में से कट कर दिया, तो ये भागेगा। तो जब ये भागेगा तो मेरे को यहां पे इसे पकड़ना पड़ेगा, तो मेरे को यहां पे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो बोर्ड पे देखो, यदि इसकी रेडियस r है और इसे चार्ज मैंने q दिया हुआ है, और दिस लाइन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सौजन्या, दिस लाइन कट स्पेयर इन टू इक्वल हाफ, टू इक्वल हाफ में काट देती है। फाइंड एफ एक्सटर्नल फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब यथा स्थिति पे बने रहे, शॉर्ट में है, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे रोकने के लिए हमें फोर्स चाहिए। तो आप मेरे को इसे तो छोड़ दो, आप ये बताओ, यदि ये इसका एरिया ए है, एक कोई डिस्क है और रेडियस है इसकी आर, और एरिया हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अब मान लीजिए ये किसी पानी में रखा हुआ है, मतलब इसके ऊपर पानी रखा हुआ है, पानी, ऐसे आपने फ्लूइड पढ़ा होगा, तो यहां पे प्रेशर लगेगा P। तो इस बॉटम पर यदि प्रेशर P है यहां पे, तो इस बॉटम पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स लगेगा प्रेशर इनटू एरिया, तो P तो जो भी होगा प्रेशर इस पॉइंट पे है ना, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, फोर्स तो ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब बोर्ड पे देखो, अगर जो इस बॉटम को, ये तो बॉटम फ्लैट थी, मान लेते हैं हम ये टैंक लिया और मैंने इस पे हेमिस्फेरिकल बॉटम भर रखा है ऐसे, तो यहां पे पानी है, ऐसे करके पानी है, तो यहां पे भी प्रेशर क्या है मान लिया, पी 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 पी, सब जगह प्रेशर, गैस का प्रेशर मान लो या पानी का प्रेशर मान लिया पी है। तो बोर्ड पे देखो, इस प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा इधर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे 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 ऐसे, लगेगा ना लगेगा? तो यदि मैं इस सरफेस को कंसीडर करूं, और रेडियस तो कितनी है इसकी आर, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा सौजन्या, इस पे फोर्स इस प्रेशर की वजह से किस डायरेक्शन में लगेगा, फर्स्ट में ऐसे लगेगा, इधर लगेगा, इधर किधर लगेगा सौजन्या बताओ बेटा? फर्स्ट में नीचे लगेगा फोर्स, और फोर्स पता है कितना लगेगा, फोर्स आपको इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। फोर्स आप क्या करोगे, आप इस सरफेस का प्रोजेक्शन ले लेना, जब आप यहां प्रोजेक्शन लोगे तो इसका एरिया फिर से पाई आर स्क्वायर ही बनेगा। तो इस पर यदि चारों तरफ से इधर प्रेशर P लग रहा है तो फोर्स नीचे लगेगा, और फोर्स जो होगा प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया होगा, प्रोजेक्टेड एरिया, और प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यही फोर्स लगेगा फिर से। समझ में आ गई ना बात? ये हमने फ्लूइड में भी किए थे। यदि मान लिया ये इस तरीके की सरफेस है टेढ़ी मेढ़ी, और ये है इसका प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया मतलब ऊपर से लाइट डालो तो प्रोजेक्टेड एरिया ये है। तो यदि यहां पानी भरा हुआ है और प्रेशर P है, तो इस पे फोर्स जो लगेगा पाई आर स्क्वायर इंटू पी ही लगता है। ये आपको समझ में आना चाहिए, या आप इसे इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करते थे तो वो आंसर यही आता है।
सही है, तो इसे तो आप रफ में लिख लेना है अगर जो आपको नहीं पता। अब बोर्ड पे देखो, हम इस हेमीस्फेरिकल शेल को कंसीडर करते हैं ऐसे, ये रहा, आधी को कंसीडर कर लिया। अब यहां पे प्रेशर लग रहा है, प्रेशर ऐसे, प्रेशर कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यहां पर तो प्रेशर होगा तो फोर्स इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे। तो जो नेट फोर्स होगा इस लेफ्ट हाफ की वजह से राइट हाफ पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो कितना लगेगा? वो लगेगा Q इंटू ई, Q इंटू ई लगेगा। सॉरी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना? तो फोर्स लगेगा फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, तो प्रोजेक्टेड एरिया कितना है भाई? प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर ही है इसका प्रोजेक्शन। जब आप इसका प्रोजेक्शन यहां पे लोगे तो ये रेडियस आर बनेगा और इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्लियर है कि बात? अब यहां पर सिर्फ हमें, यहां पे तो फ्लूइड का प्रेशर था, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो जो फोर्स होगा, है ना, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ये लेफ्ट हाफ इस पे जो फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा? ये लगाएगा, P को क्या लिख दूंगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? और यदि हमें इसे इक्विलिब्रियम में रखना है लेफ्ट हाफ को, तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स हमें इसी के इक्वल लगाना पड़ेगा, और ये होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर। और वैसे सिग्मा की वैल्यू तो कितनी होगी? Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होगी। तो सिग्मा की वैल्यू रख देता हूं मैं, है ना, चलो बाद में रख देना, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बाकी आप इसमें रख सकते हो। इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का एक कॉन्सेप्ट है, इसमें डिफरेंट सवाल बन जाते हैं, आप उसके हिसाब से मतलब क्वेश्चन देख करके सॉल्व कर सकते हैं। मैकेनिक्स आनी चाहिए अपने को, देन यू कैन सॉल्व इट। सही है? सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, तो हमेशा ध्यान रखना इसे। अब मैं आपको नया कॉन्सेप्ट बताता हूं, इसमें लिख लो, हेडिंग डाल लो, कैविटी इनसाइड ए कंडक्टर, कैविटी इनसाइड ए कंडक्टर। यदि किसी कंडक्टर के अंदर कैविटी कर दें और उसमें हम चार्ज वगैरह रखते हैं, तो किस प्रकार से वो इफेक्ट करता है सरफेस चार्ज डेंसिटी को, वो देखता हूं। तो इसमें सबसे पहला केस लिखूंगा मैं, बोर्ड पे देखो। मान लिया ये हमारे पास एक कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर इस तरीके से, ये तो कंडक्टर हो गया, है ना, इसकी इनर रेडियस R1 है और इसकी आउटर रेडियस R2 है। साथ में इसे बोलते हैं कैविटी। कैविटी के अंदर का मतलब है किसी सॉलिड कंडक्टर के अंदर एक R1 रेडियस की कैविटी है, मतलब खोखला पार्ट है ना, कैविटी है। तो इस तरीके से है। अब बोर्ड पे देखो, अब इसमें चार्ज मैंने Q रख रखा है, इसके सेंटर पे स्मॉल q रख रखा है, स्मॉल q रख रखा है। क्लियर है क्या बात? तो अब हमें इसकी सरफेस, इनर वाली सरफेस पर और आउटर वाली सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो आधा काम तो हम कर चुके हैं गॉसेस लॉ की हेल्प से, अभी जैसे मैंने बताया। तो S1 पर और S2 पर देखो, ये है Q, तो यहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा भाई? -Q आएगा, ऐसे ऐसे करके। और ये जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, अगर जो मैं बाहर आउटर वाली सरफेस की बात करूं इसकी, तो यदि यहां पर माइनस आया है
तो इसकी आउटर सरफेस पर भी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। यहां भी क्या आएगी? यूनिफॉर्म। और टोटल चार्ज यहां माइनस क्यू है तो यहां पर प्लस क्यू आ जाएगा। तो अंदर भी यूनिफॉर्म होगी और आउटर भी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। केस 2 में देखो, अभी तो ये जो कैविटी थी ये सिमेट्रिक कैविटी थी। सिमेट्रिक का मतलब बिल्कुल बीच में गड्ढा था। अभी मान लिया हमारे पास ये कैविटी बीच में ना होकर के यहां पर है और यहां पे सब जगह मटेरियल है, समझे? अब मैंने इसके बीच में चार्ज रख दिया Q, बिल्कुल सेंटर पे रखा है चार्ज। तो क्या होगा बोर्ड पे देखो, यदि यहां सिमेट्रिक है, यदि ये चार्ज है तो यहां पर डेफिनेटली कितना चार्ज आएगा? माइनस क्यू चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहनी है? जीरो। तो इसका मतलब ये यदि मैं गॉसियन सरफेस लूं और बीच में चार्ज है प्लस क्यू, तो टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? जीरो, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रखनी है? जीरो। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा यहां पर, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आती है नहीं? ऐसे देखो, क्लियर है क्या बात? तो मैं इसे चित्र को एक बार फिर से बनाऊंगा ऐसे। तो यदि ये प्लस क्यू है तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आपको भी बनाना है ऐसे ऐसे, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से प्रोड्यूस होगी। ये तो प्लस है और ये माइनस है, ऐसे। साथ में इसके बाहर यदि ये माइनस क्यू है, यहां पर माइनस आया, कहां से आता माइनस चार्ज? इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन निकल करके इंडक्शन की वजह से यहां इकट्ठा हो जाते हैं और इस वजह से इसकी आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो S1 पर, इसे S1 मानता हूं मैं, इनर वाली को इसे S2 पर। तो S2 पर भी ये जो चार्ज होगा ये प्लस क्यू होगा, क्योंकि यहां पे कितना आ गया? माइनस क्यू। तो यहां पे कितना आएगा? प्लस क्यू। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ऐसे करके, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। साथ में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसके अंदर जो प्रोड्यूस हुई है, ये भी यूनिफॉर्म ही होगी, चाहे कैविटी अनसिमेट्रिक है, एनसिमेट्रिक कैविटी। लेकिन चार्ज कहां पे रखा है? चार्ज इज प्लेस्ड ऑन सेंटर ऑफ द अनसिमेट्रिक कैविटी। इस केस में ये है, इस तरीके से है। ये तो केस 2 हो गया, है ना भाई, सिमेट्रिक में रखा हुआ है। केस 3 में देखो, केस 3, इसे केस 2 लिख लेना चाहे आप और उसे केस 1 लिख लेना। अब हमारी ये तो सॉलिड स्फीयर है और ये कैविटी है मान लिया, और कैविटी में ये सेंटर है कैविटी का, और ये चार्ज Q इस जगह रखा हुआ है, मान लिया यहां पे रखा हुआ है ना। चार्ज Q इज प्लेस्ड अनसिमेट्रिक, क्लियर है क्या बात? तो अनसिमेट्रिक है तो यहां पे कंडक्टर के अंदर, ये तो कंडक्टर है ऐसे, यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो यहां नेगेटिव, बोर्ड पे देखो, और बोर्ड पे देखो यहां नेगेटिव चार्ज पास में, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू था ना, तो इस वाली सरफेस पे चार्ज नेगेटिव पास में है, क्योंकि ये, तो ये प्लस क्यू चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। यहां पर तो इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक थे क्योंकि चार्ज Q बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, तो यहां पर तो ज्यादा चार्ज होगा। थोड़ा सा चार्ज को मैं यहां लिखा देता हूं, बीच में तो नहीं है, और यहां पे कम होगा। तो यदि मैं इसे S1 मानूं तो S1 पर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे होगी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई होगी, इस जगह बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऐसे करके। ये किताब में भी, शीट में भी बने हुए हैं सारे डायग्राम,
लेकिन मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं। साथ में यहां पे चार्ज आएगा -q इनर वाली कैविटी में, और बाहर जो सरफेस पे चार्ज आएगा, क्योंकि ये सरफेस यूनिफॉर्म सर्किल है, तो S2 पर जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो यूनिफॉर्म आएगी। और यहां पे -q अंदर आ गया, क्योंकि कंडक्टर तो आइसोलेटेड है और टोटल चार्ज इस पे 0 होना चाहिए, तो +q आ जाएगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये कैसी होगी भाई? ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही होगी। इस तरीके से आप बना सकते हो। अच्छा, अभी देखो, ये केस थर्ड हो गया, जिसमें चार्ज कैविटी के अंदर अनसिमेट्रिक वे में रखा हुआ है, अनसिमेट्रिक वे में। केस 4 लिखते हैं अपन। केस 4 में मान लिया अब की बार आउटर सरफेस इसकी अनसिमेट्रिक है, गोल नहीं है, और यहां पे मान लिया आपने एक कैविटी रख रखी है, और कैविटी में यदि चार्ज Q उसके सेंटर पे रखते हो, Q किस पे है भाई? सेंटर पर है, S1 के। इसे क्या मान लेते हैं? S1। तो देखो, इंडक्शन से डेफिनेटली यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कितना आएगा? -q। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कैसी होगी भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। S1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भाई? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होगी। लेकिन क्योंकि ये कंडक्टर न्यूट्रल था, तो यदि -q इनर सरफेस पर आया है कैविटी के, तो आउटर सरफेस पर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा भाई? S2 पर चार्ज आएगा +q, और ये होगा नॉन यूनिफॉर्म। कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्लियर है क्या बात? अच्छा, केस 5 भी मैं लिख देता हूं कि मान लिया ये कैविटी अनसिमेट्रिक है, और अंदर भी बाहर भी अनसिमेट्रिक है, और चार्ज Q रख दिया, मान लिया आपने कहीं पे रख दिया, तो यहां पर माइनस चार्ज तो आएगा ही, लेकिन ये अनसिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसे मान लिया ऐसे करके होगी अनसिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। S1 पर नॉन यूनिफॉर्म होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। क्लियर है क्या बात? और यहां पर +q चार्ज आएगा आउटर पर। क्लियर है बात? तो S2 पर भी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, है ना? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है बेसिक इसमें, है ना? हाँ, ऐसा है। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है। साथ में इसमें सवाल एडवांस में भी आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एडवांस और जेईई मेंस में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। जैसे मान लिया है हमारे पास सॉलिड कंडक्टर है, और इसके अंदर, ठीक है सही है, ओके, ये इसका रेडियस R1 है, इस कैविटी की रेडियस R2 है, ये इसका सेंटर C1 है, ये इसका सेंटर C2 है, और इसके सेंटर पर मैंने +q चार्ज रख दिया। क्लियर है? अब एक पॉइंट है P यहां पर, और इस सेंटर से इसकी दूरी R है, और इसकी दूरी X है। क्लियर है क्या बात? तो हमें क्या करना है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है, और ये जो कंडक्टर है ये न्यूट्रल है। कैसे करेंगे इसे? तो मैं सबसे पहले इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखूंगा। भाई मैं सॉल्यूशन यही लिख देता हूं, है ना? आप दोबारा से बनाना है आपको एक क्वेश्चन बोर्ड पे दे, तो यहां +q है, तो यहां सिमेट्रिकली -q आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? यहां -q आएगा, तो आउटर सरफेस पे आपको +q आ जाएगा। क्लियर है बात? यहां पे कितना आएगा बेटा? +q, और यहां पे कितना आएगा इसकी अंदर सरफेस पे? -q। अब इस पॉइंट पर
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक तो प्लस क्यू, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू की वजह से होगी। क्लियर है बात? बोर्ड पे ध्यान से देखना, मैं इसे दोबारा से भी बनाता हूं। यहां देखो, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। आप मेरे को बताओ, यदि ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू है, यहां पे ऐसे, ये कितना है माइनस क्यू, और यहां पे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है मेरे को, तो कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ? जीरो। अरे ये तो प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जीरो। तो इसका मतलब यह है कि यदि कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है, तो कैविटी है यहां पे कहीं भी चार्ज रखा हुआ है, यदि मैं इस कंडक्टर के इस कैविटी के जस्ट बाहर कोई भी पॉइंट ले लूं, ये ले लूं, ये ले लूं या ये ले लूं, तो कैविटी के बाहर किसी भी पॉइंट पर इस कैविटी के चार्ज की वजह से, जिसमें कि प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों इंक्लूड हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी होगी? जीरो ही होगी। तो मैं लिख देता हूं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ऑन S1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू ऑन C2, प्लस क्यू ऑन C2 एंड माइनस क्यू ऑन S1 is always zero outside, at outside, कहीं भी। तो मेरे ख्याल से क्लियर होनी चाहिए बात ये, यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से कहीं भी, यहां 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 कहीं भी, क्योंकि ये तो प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलके जीरो हो जाएंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बची कौन से वाले चार्ज की वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड बची इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो ये प्लस क्यू चार्ज, हां भाई, ये प्लस क्यू चार्ज अपने सेंटर से आर दूरी पर, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कितनी प्रोड्यूस करेगा भाई? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर इसकी वजह से हमेशा जीरो ही होगी और केवल इसकी वजह से होगी, और ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की, पोटेंशियल की बात करते हैं। तो देखो बोर्ड पे देखो, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर, जैसे माइनस क्यू, ये तो प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू को हम कहां मान लेंगे? इसके सेंटर पर। तो टोटल चार्ज हो जाएगा जीरो, यानी इस चार्ज की वजह से और इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल भी कितना होगा? जीरो। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल आउटसाइड, पोटेंशियल आउटसाइड द कैविटी, कैविटी ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू, मैं सिंपल से, ड्यू टू क्यू ऑन C2 पर जो चार्ज रखा है, प्लस माइनस क्यू ऑन S1, माइनस क्यू ऑन, इसे क्या मान लेता हूं मैं? S1 मान लेता हूं, इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। क्लियर है क्या बात? तो पोटेंशियल किसकी वजह से रह जाएगा? पोटेंशियल केवल और केवल इसकी वजह से रह जाएगा। इसलिए पोटेंशियल जो होगा इसकी वजह से कितना होगा भाई? के क्यू अपॉन आर। ये आउटसाइड है, इसकी रेडियस तो वैसे R1 है, लेकिन आउटसाइड पोटेंशियल, इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर ही होगा। अब इसमें देखो ऐसे, ये है ना, मतलब इसमें सवाल तो और भी बन सकते हैं, इस तरीके से आपको ही करना होगा, है ना। बहुत सारे वो पूछ सकता है आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यहां बताओ, वहां बताओ। जैसे मान लिया मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपसे, मैं इस तरीके से रख देता हूं, ये कैविटी है, ये मतलब सॉलिड है, और यहां मान लिया कैविटी दे दी उसने। अब यहां पे उसने चार्ज दे दिया इसके सेंटर पे, चार्ज कितना दे दिया? Q दे दिया इसके सेंटर पे चार्ज, C1 पर दे दिया। अब पॉइंट दे दिया A, जिसकी डिस्टेंस है R, यहां से
समझ में आई बात? कैविटी ये है प्लस क्यू यहां रखा हुआ है, और इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2। सही है बात? अब एक पॉइंट है B, यहां पर पॉइंट B है कंडक्टर के अंदर, और इसकी डिस्टेंस है, इसे तो R1 मान लेता हूं, और इसकी डिस्टेंस है यहां से R2। बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा, इसे तो मान लिया मैंने R2, और इसकी डिस्टेंस यहां से ये मान लेता हूं चलो मैं X, ऐसे करके। क्लियर है बात? और चार्ज रखा हुआ है C1 पर। मैं लिख देता हूं थोड़ा सा इंग्लिश में क्वेश्चन, तो आपको सही रहेगा। इफ प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू is placed at center C1 of inner cavity of radius R1, find potential and electric field at point A and B। ए और बी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल यू हैव टू फाइंड।